हेलो एवरीवन। बेटा अपन लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे पिछले उसमें क्लास में, ठीक है। थोड़ा सा बताता हूँ। अपन लोग पढ़ते हैं इंक्वायरी के बारे में। इंक्वायरी अपन दो लोगों से करते हैं, एक करते हैं अपन मैनेजमेंट से करते हैं और एक करते हैं अदर से विद इन द एनटीटी। और जो ऑडिटर को लगता है कि जिसके पास इंफॉर्मेशन है जो असिस्ट करेगा, ठीक है, किसमें? आइडेंटिफाई रिस्क आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। अब एनालिटिकल प्रोसेसर हो ये, फिर अपन इंक्वायरी करते हैं लायर से, ठीक है। उसमें एल का मतलब इन हाउस लीगल काउंसिल, इनसे अपन करते हैं लिटिगेशन वगैरह के बारे में, फ्रॉड के बारे में, ठीक है। उसके बाद आई से इंटरनल ऑडिट पर्सनल और इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल। इंटरनल ऑडिट वाले से वो कंट्रोल का, और मैनेजमेंट ने क्या जवाब दिया, सेटिस्फैक्टरी रेस्पॉन्ड किया कि नहीं किया, ठीक है, फाइंडिंग्स का। इंफॉर्मेशन सिस्टम वालों से सिस्टम का चेंज और कंट्रोल फेलियर का। उसके बाद ई से एम्प्लॉय जो लगे इन्वॉल्व है किसके अंदर, इनिशिएट प्रोसेस रिकॉर्ड करने में कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। इससे अपन एप्रोप्रिएटनेस के बारे में पूछते हैं, सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के, ठीक है। उसके बाद आर से रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन का, इसमें दो रिस्क के बारे में मालूम करते हैं, ऑपरेशनल और रेगुलेटरी रिस्क के बारे में, ठीक है। उसके बाद एस से मार्केटिंग और सेल पर्सनल, उसमें सेल स्ट्रेटेजी वगैरह में कोई चेंज आया क्या, क्या है ये रहा, ठीक है। या फिर सेल ट्रेंड वगैरह के बारे में मालूम करते हैं, ठीक। चलो एनालिटिकल प्रोसेस पढ़ा था, यह हमें दो चीज बताएगा जिससे हम अनअवेयर है उसको, और जो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है और इवेंट है, ठीक है। अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, इवेंट और अपना वो रिलेशनशिप, अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये हमें हेल्प करता है कि हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं ऐसे एस्पेक्ट, ऑडिटर आइडेंटिफाई कर पाता है जिससे वो अनअवेयर है, ठीक है। इसके अंदर हम दोनों चीज को लेते हैं, एक फाइनेंशियल डेटा और एक नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो एनालिटिकल प्रोसेसर हमें अनअवेयर चीज के बारे में को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है जिससे हम अनअवेयर है, ऐसे एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है जिससे हम अनअवेयर है, ठीक है। साथ में इसमें दो चीज आती है, और उसके बाद अपन बड़े अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है, जिससे हम अनअवेयर है, ऐसे एस्पेक्ट अनअवेयर एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने में और अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। उसके बाद अनअवेयर एस्पेक्ट्स और अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जो हमें हेल्प करता है किसमें, मे असिस्ट ऑडिटर इन आइडेंटिफाई रोम स्पेशली ड्यू टू फ्रॉड, ठीक है। तो इसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जो रोम आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है स्पेशली फ्रॉड वाला। ये पढ़े अपन एपी में। साथ में अपन पढ़े कि जब हम डेटा को लेते हैं, यूज करते हैं एग्रीगेटेड एट अ हाई लेवल, ठीक है। व्हेन डेटा यूज फॉर एपी इज एग्रीगेटेड एट अ हाई लेवल, ठीक है, तो उस केस में जो हमें रिजल्ट मिलता है वो ब्रॉड इनिशियल इंडिकेशन होता है, ठीक है। इंडिकेशन होता है किसके बारे में, कि वेदर मिस्टेक में एग्जिस्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग डेटा का जो यूज करते हैं एपी के अंदर यूज करते हैं डेटा एग्रीगेटेड हाई लेवल, वो हाई लेवल एग्रीगेटेड है, तो उस केस में हमें ब्रॉड इनिशियल इंडिकेशन मिलता है कि क्या मटेरियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है इस चीज का। ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन करते हैं जो सपोर्ट करेगा इंक्वायरी को, ठीक है। चार चीज का, एक एंटिटी ने जगह ली, प्रेमाइसिस और प्लांट फैसिलिटी, वो जगह लेकर अपने काम को पहले लिखा, डॉक्यूमेंट किया, डॉक्यूमेंट के अंदर आ गया उसका बिजनेस प्लान, स्ट्रेटेजी वगैरह, मैनुअल वगैरह, इंटरनल कंट्रोल मैनुअल्स, ठीक है। ये जरूर लिखना, रिकॉर्ड है इंटरनल कंट्रोल मैनुअल, इंटरनल कंट्रोल मैनुअल जरूर लिखना है। तो डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड और इंटरनल कंट्रोल मैनुअल को चेक करेगा, तीन चीज को, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड और इंटरनल कंट्रोल मैनुअल। इसके साथ से वो काम कर रहा है तो एंटिटीज ऑपरेशन, काम के बाद वो रिपोर्ट बना रहा है, ये रिकॉर्ड है, ये रिपोर्ट है, ठीक है। तो रिपोर्ट बना रहा है, रिपोर्ट प्रिपेयर बाय मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। मैनेजमेंट की क्वार्टरली ये रिपोर्ट और इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का बोर्ड मिनट, ठीक है, मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते ही TCWG, तो इनके मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, उसमें पता पड़ जाता है इन लोगों ने क्या क्या डिसीजन लिया, क्या काम किया, थोड़ा आगे आएगा उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो ये चार चीज हो गई। फिर अपन ने देखा कि जो इन्फॉर्मेशन हम ऑब्टेन करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसेसर की तरह, उसको अपन यूज कर सकते हैं ऑडिट एविडेंस की तरह, ठीक है। अपन तो रिस्क असेसमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उससे तो अपन रिस्क चेक कर रहे हैं, बस काम तो बाद में करेंगे, उससे साइन मिलेगा। तो कभी कभी रिस्क असेसमेंट से भी साइन मिल जाता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है
कि इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन जो अपन ऑब्टेन कर रहे हैं रैप परफॉर्म करके, उसे अपन यूज कर सकते हैं ऑडिट एविडेंस की तरह, सॉरी उसे अपन यूज कर सकते हैं ऑडिट एविडेंस की तरह हमारे असेसमेंट को सपोर्ट करने के। अब ये बकवास बात है, ठीक है, मतलब ये तो नॉर्मल बात है, बकवास मतलब नॉर्मल बात है, ये तो बात होती है। काम की बात ये थी कि ऑडिटर चाहे तो वो एविडेंस जो ऑब्टेन किया है एजर्शन के बारे में, ठीक है, तो उसे वो एविडेंस जो उसने ऑब्टेन किया है उसे यूज कर सकता है या एविडेंस ऑब्टेन कर सकता है इनके बारे में, एजर्शन के बारे में या ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में। ऑडिटर चाहे, इन एडिशन ऑडिटर चाहे तो मे ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकता है। देखो परफॉर्म क्या कर रहा है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेसर, वो परफॉर्म करते करते तुम चाहो तो एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हो। तुम किस चीज का, अबाउट वही एबीसीडी, ठीक है, एंड ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। देखो एक बात सुनो, तुम लोग अभी रिस्क असेसमेंट प्रोसेसर परफॉर्म कर रहे हो, रैप फिर करोगे परफॉर्म फैब के दो पार्ट होंगे, ठीक है, सीपी सीपी कंट्रोल का होता है, कंट्रोल का इफेक्टिवनेस, ठीक है, और एसपी होता है अपना टेस्ट ऑफ डिटेल वगैरह, एपी टेस्ट ऑफ डिटेल, ठीक, समझते हो बात। अब अगर मान लो तुम रिस्क असेसमेंट प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो, तो परफॉर्म करते करते तुम्हें डाउट हुआ कि यार रिस्क हो सकता है, तो तुम लोग क्या उसको फैब में चेक करोगे, फैब परफॉर्म करोगे बाद में, पूरा रिस्क रैप परफॉर्म करने के बाद ही फैब परफॉर्म करोगे, या तुम्हें डाउट हो रहा है, तुम्हें लगता है हाथ अभी चेक कर लूँ मैं, तो उस टाइम में फैब परफॉर्म कर सकते हो क्या? हाँ, तुमने सोचा नहीं था कि फैब परफॉर्म करोगे, मगर तुम्हें रिस्क मिला तो तुमने कहा अभी देख लेते मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, कंफर्म कर लेते अभी। देखो रैप रिस्क के बारे में बताता है, ठीक है, फिर जब हम ऑडिट करते हैं वो रैप बताता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि रिस्क है और कितना रिस्क है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क है तो कितना है, रिस्क का मतलब होता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलने का चांस, है ना। तो रैप ने बताया कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस है, यहाँ मिल ही जाएगा, ठीक है। तो मैं फैब परफॉर्म करके देख लूंगा, तो अब फैब कब करूँ, जब पूरा रैप खत्म हो जाएगा तब नहीं। मेरे को लगा यार शक हुआ, मेरे को लगा कि भाई यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है, वो बहुत बड़ी गड़बड़ है यहाँ तो हाथों हाथ क्या कर लूंगा परफॉर्म फैब, समझते हो। तो ये बात पढ़े थे अपने कि इन एडिशन ऑडिटर ऑब्टेन कर सकता है। देखो रैप परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग ये एविडेंस यूज़ कर रहे हैं, वो एविडेंस हमें असेसमेंट में काम आएगा, हमारे असेसमेंट को सपोर्ट करेगा वो, ठीक है। तो जो भी हम रैप करके इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे वो हम एविडेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं, वो एविडेंस हमारे रैप रिस्क असेसमेंट को सपोर्ट करें। लेकिन तुम चाहो, ऑडिटर चाहे तो एविडेंस ऑब्टेन कर सकता है एबीसीडी के बारे में भी। ये एबीसीडी का एविडेंस तो अपन ऑब्टेन करेंगे फैब में, समझ रहे। तो तुम चाहो, ऑडिटर चाहे, इन एडिशन ऑडिटर चाहे तो ऑब्टेन कर सकता है एविडेंस अबाउट एबीसीडी और साथ में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो ये टीओसी है, टीओडी है, ठीक है, टीओडी एंड ये टीओसी, ठीक है। इसका एविडेंस ऑब्टेन कर सकता है इवन दो सच प्रोसेसर वर नॉट स्पेसिफिकली प्लान एज सब्सटेंटिव प्रोसेसर। भले तुमने ऐसा सोचा नहीं था कि तुम सब्सटेंटिव प्रोसेसर परफॉर्म करोगे, तुम तो परफॉर्म रैप ही कर रहे हो, रैप को ही थोड़ा डिटेल में कर लिया तो सब्सटेंटिव की तरह हो गया, जबकि तुम ऐसा प्लान करके नहीं आए थे कि तुम उसे सब्सटेंटिव की तरह परफॉर्म करोगे, तुम तो रैप की तरह ही परफॉर्म करते। देखो रैप में कोई भी चीज डिटेल में नहीं होती, तुम सोच के आए थे ऊपर से एपी करोगे रैप के लिए, लेकिन तुम डिटेल में एपी करने बैठ गए, वहां पर एनालिटिकल प्रोसेसर और डिटेल में करने बैठ गए। तुमने देखा मालूम करते हैं फ्रॉड तो लग रहा है सेल के अंदर, मालूम करते हैं कौन से डिपार्टमेंट में, एबीसीडी डिपार्टमेंट में से कौन से में। अब तुमने उसको सेग्रीगेट किया, डेटा को मंथ वाइज लिया, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज सेग्रीगेट किया, मंथ वाइज सेग्रीगेट किया और पूरा चेक किया एक एक मंथ को, एक एक डिपार्टमेंट को, तब जाके तुम्हें मिल गया मिसस्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से, ठीक है। तो डिटेल एपी किया तुमने, तो तुम कर रहे थे रैप, तो तुम्हें लगा कि मैं इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर लेता हूं, एविडेंस ऑब्टेन कर लेता हूं एबीसीडी के बारे में। तो इन एडिशन ऑडिटर में ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकता है एबीसीडी के बारे में और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में, दो चीज के बारे में एविडेंस ऑब्टेन कर सकता है। परफॉर्म तो क्या कर रहा है, रैप, ठीक है, तो उसके साथ वो एविडेंस ऑब्टेन कर सकता है, भले ही इवन दो सच प्रोसेसर वर नॉट स्पेसिफिकली, ऐसा कोई प्लान नहीं किया था उसने स्पेसिफिकली उसको, इन प्रोसेसर को, ठीक है, नॉट प्लान एस एसपी और एज अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। हमने उस एपी को एसपी की तरह प्लान नहीं किया था, हम तो एपी को एज रिस्क असेसमेंट प्रोसेसर की तरह कर रहे थे, एस एसपी नहीं कर रहे थे। मगर हमें लगा कि यार कुछ गड़बड़ है और हमें लगा हाथों हाथ चेक कर लेना चाहिए, दिख रही है तो हम हाथों हाथ करने बैठ गए।
तो ये कर सकते हैं, मना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है ऑडिटर चूज कर सकता है टू परफॉर्म एसपी और टेस्ट ऑफ कंट्रोल कॉन्करेंटली विद रिस्क असेसमेंट। कॉन्करेंटली परफॉर्म कर सकते हैं दोनों को रैप के साथ, ठीक है। ऑर्डर चूज कर सकता है, चाहे तो ये कर सकता है, ठीक है। तो चाहो तो टेस्ट और कंट्रोल में ही एविडेंस ऑब्टेन करके एसपी और टेस्ट ऑफ कंट्रोल की तरह रख सकते हो उसको, ठीक है। और चाहो तो वही क्या कर सकते हो, रैप के साथ साथ फैब परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरे पैराग्राफ के अंदर अपन ने ये पढ़ा कि हम लोग जो इन्फॉर्मेशन रैप परफॉर्म करके इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं उसे हम एज अ ऑडिट एविडेंस रखेंगे जो हमारे रिस्क असेसमेंट को सपोर्ट करें। उसके साथ साथ जो ऑडिट एविडेंस, उसके साथ साथ अगर हम चाहें तो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं ABCD के बारे में और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल के बारे में। वापस बोलता हूँ, सुनना ध्यान से और दिमाग में लाइन बिठाना। हमने जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करी रैप परफॉर्म करके, इन्फॉर्मेशन रैप परफॉर्म करके, ठीक है। तो रैप परफॉर्म करके जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करी इसको हम रख सकते हैं एज अ एविडेंस, पहला पॉइंट। फिर बोलता है कि दूसरे में बोलता है इन एडिशन हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं किसके बारे में, ABCD एंड IC, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो बोल रहा है हम रैप परफॉर्म करके जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं उसे हम रख सकते हैं एविडेंस की तरह जो सपोर्ट करेगा हमारे रिस्क असेसमेंट को, ठीक है। रिस्क असेसमेंट को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं हम ABCD और इंटरनल कंट्रोल के बारे में भी, ठीक है। इवन दो नॉट प्लान, भले हमने प्लान नहीं किया कि हम उसे परफॉर्म करेंगे एज SP और TOC, ठीक है। किसमें का, बिकॉज इट इज एफिशिएंट टू डू सो। हाँ, काम के, हमारे काम की बात कर रहा है, ठीक है। अगर हमें लगता है कि भाई ये एफिशिएंट रहे, ठीक है। वो ऐसे बोल रहा है कॉन्करेंटली परफॉर्म करना क्या होता है, कॉन्करेंटली अगर परफॉर्म करते हो ना तो वो एफिशिएंट होता है काम। एफिशिएंट मतलब तुम्हारा काम अच्छे से होगा अगर तुम ऐसे काम करोगे, ठीक है। मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ के साथ साथ रिवीजन भी करते रहे ना। देखो तुम लोगों ने क्या देखा, ट्रेडिशनल मेथड क्या था, पहले की क्लासों में क्या होता था, पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद रिवीजन कराते थे। अरे पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद सब पढ़ा दिया, 10-10, 12-12 चैप्टर पढ़ा दिया, पर रिवीजन करा रहे हो, सब भूल भाल गए। भूल नहीं मत दो, ठीक है। और ऐसे पढ़ोगे, ये कह रहा है ऑर्डर ऑल्सो मे चूज टू परफॉर्म SP और टेस्ट ऑफ कंट्रोल कॉन्करेंटली विद रैप बिकॉज इट इज एफिशिएंट टू डू सो। ये एफिशिएंट होता है। अरे साथ में पढ़ते पढ़ते रिवीजन करो, भूलो ही मत, क्योंकि ये क्या होता है, एफिशिएंट होता है। तो बता रहा है बस, ये एफिशिएंट होता है लास्ट में, ठीक है। IC इंटरनल कंट्रोल, अरे IC इसलिए लिखा है, इंटरनल कंट्रोल इसलिए, IC शॉर्ट फॉर्म है इंटरनल कंट्रोल का, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल है। तो बस एक वो बता रहा हूँ तुम्हारे तुम्हारे दिमाग के अंदर एक सीक्वेंस बना रहा हूँ बस, कि अपन इसमें क्या क्या बोलेंगे। जब बोलेंगे तो अपन ऐसे बोलेंगे कि रैप परफॉर्म करके जो हम इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं वो हम एविडेंस की तरह रख सकते हैं जो हमारे रिस्क असेसमेंट को सपोर्ट करेगा। तो दिमाग में क्या होता है, वो सीक्वेंस बन जाता है, मेरे को बोलना क्या है, ठीक है। अब मैं ऐसे ही बोलूंगा, रैप परफॉर्म करके जो इन्फॉर्मेशन मैंने ऑब्टेन की वो एविडेंस की तरह काम करेगा, वो एविडेंस की तरह रख सकता हूँ, ठीक है, यूज कर सकता हूँ टू सपोर्ट रिस्क असेसमेंट, ठीक है। उसके बाद ऑडिटर चाहे तो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है किसकी, ABCD और IC की, IC के ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है इवन दो उसने प्लान नहीं किया एज SP और TOC। SP और TOC उसने प्लान नहीं किया भले, ठीक है। अब समझो तुम लोग, फैब के दो पार्ट होते हैं, एक CP में करते हैं TOC, CP मतलब कंप्लायंस प्रोसेस मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और एक होता है सब्सटेंटिव प्रोसेसर, इसमें होता है TOD, टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ डिटेल मतलब वाउचिंग और वेरिफिकेशन, ठीक है, वाउचिंग और वेरिफिकेशन। ये अपना पूरा तरीका होता है काम करने।
ये दिमाग में फिट कर लो इसको कि अपन कैसे काम करते हैं, ताकि बार बार मेरे को ये बताना ना पड़े, ठीक है। अब ये कह रहा है तीसरा पॉइंट, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, क्या कॉन्करेंटली बात कर रहा है, कॉन्करेंटली कर सकते हैं, बस काफ़ी है कॉन्करेंटली। इसको रैप और फैप को कॉन्करेंटली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। तो तीसरे पॉइंट कॉन्करेंटली की बात करता है कि अपन रैप और फैप को कॉन्करेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये भी टिक लगा लो, अच्छी लाइन है, बिकॉज इट इज एफिशिएंट टू डू सो। ऐसा करना एफिशिएंट है, अच्छा माना जाता है ऐसा करना। अब इतना बड़ा पैराग्राफ है, अपने लैंग्वेज में आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ आवाज आ रही है? नहीं, अभी 300 बन रहा। अभी मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन आया, पहले 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। जोजो का, जोजो लिमिटेड इज प्लानिंग टू लिस्ट, जोजो लिमिटेड अपनी कंपनी को लिस्ट करने जा रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, बीएससी में। पता है ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है? भगवान वाला कर दो। एज एन ऑडिटर ऑफ जोजो लिमिटेड आइडेंटिफाइंग वन रीजन ऑफ इंक्रीज ऑडिट रिस्क ड्यू टू लिस्टिंग ऑफ द कंपनी। क्या ऑडिट रिस्क बढ़ेगा? कंपनी लिस्ट करा रहे तुम बोलोगे लिस्ट करा रहे हैं और ये बढ़ेगा। अरे बेटा लिस्ट करा रहे हैं अपन, ठीक है, तो कंपनी लिस्ट करा रहे हैं तो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ठीक है, तो लोग चाहेंगे अपने शेयर खरीदना, ठीक। अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, शेयर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई खरीदना पसंद नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लिस्टिंग करा रहे हैं। तो लिस्टिंग कराने में हम अच्छा बताएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अगर मान लो अच्छा ही है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हो सकता है मैंने फेक रेवेन्यू वगैरह दिखा दी हो। तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं लिस्टिंग के केस में, ऐसे कुछ केसेस ऐसे। हाँ किसका कंप्लायंस नहीं करे बेटा? नहीं कंप्लायंस की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, वो तो कह रहा है तुम्हें ऑडिट रिस्क क्या होगा। ऑडिट रिस्क का मतलब अभी रोम का बता रहा है, रोम क्या होगा। हाँ हाँ कंप्लाई करना, चेक करना होता है, लेकिन हाँ अरे भाई कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, अभी तो चेक करना होता ही है, लेकिन साथ में अभी अपन चेक कर रहे हैं रोम, रिस्क ऑफ मनी स्टेटमेंट है या नहीं है। कंप्लाई ना करे ना, उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फर्क आएगा वो भी मिसस्टेटमेंट ही कहलाता है। हाँ लेकिन सिर्फ अकेला वो नहीं है, अभी तो क्या है, वो फेक रेवेन्यू दिखा सकता है अपनी परफॉर्मेंस अच्छी बताने के लिए, ठीक है। तो अभी ये लिखेंगे अपन, कंप्लाई करना वगैरह तो वो अलग मैटर हो गया। वो क्या हो गया, वो कंप्लायंस चेक करेगा, सेबी की रिक्वायरमेंट वगैरह पूरी फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा, वो कर लेगा वो चेक, इतना उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। मेन चीज़ है मिसस्टेटमेंट होना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जिसके लिए क्या करेगा, रेवेन्यू हो सकता है फेक दिखा के अपना प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दे। चलो इसका आंसर देखेंगे अभी, इसने क्या लिखा है, और ये लिखा है ऑन प्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जोजो लिमिटेड। जोजो लिमिटेड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ध्यान से देखा तो पता चला कि भाई जो करंट रेशियो है वो था पहले 1.2 और बढ़ के हो गया 1.75। अच्छी बात है ना, बढ़ना। आइडेंटिफाई वर्ड करना रिसर्च में प्रोसेस आर बीइंग परफॉर्म बाय द ऑडिटर हैज इट एनी रिलेशन। क्या ये बढ़ने का रिश्ता कोई लिस्टिंग के साथ है? क्या बढ़ रहा है, नॉर्मली बढ़ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन लिस्टिंग के साथ रिलेशन है क्या? क्या लिस्टिंग की वजह से तो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, और लिस्टिंग की वजह से बढ़ेगा तो अपन ने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है, करंट लायबिलिटी को कम करके या करंट एसेट को बढ़ा करके, ऐसा अपन ने कोई नोटंकी की है, ठीक है। जो कौन सा क्वेश्चन था, 3 और 4? 4 और 5 ये रहा। ये पूरा लाइन लिखेंगे पहले क्वेश्चन की। जो लिमिटेड प्लानिंग देयर इज अ ग्रेट, हाँ प्लानिंग लिख दिया। तो जब प्लानिंग करते हैं लिस्टिंग की तो ग्रेटर चांस ऑफ मिस स्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्यों? देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ इंटेंशनल मैनिपुलेशन, हो सकता है हम लोग मैनिपुलेशन कर दे। गुड रेस्पॉन्स इज रिसीव टू प्रपोज इशू, ताकि हमारे इशू को क्या मिले, अच्छा रेस्पॉन्स मिले, ठीक है। लिस्टिंग करते हैं तो चांसेस मिस स्टेटमेंट के बहुत ज़्यादा होते हैं, लिस्टिंग करने में मिस स्टेटमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? ताकि हमारी कंपनी को क्या मिले, अच्छा रेस्पॉन्स मिले। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करते हैं ताकि हमारी कंपनी को अच्छा रेस्पॉन्स मिले। लिस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो मिस स्टेटमेंट के चांस बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं लिस्टिंग वाले केस में। जब भी कंपनी लिस्ट होने जाती है ना, तब मिस स्टेटमेंट के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। चांस कह रहा है, चांस, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है मिस स्टेटमेंट होने का। हो सकता है मिस स्टेटमेंट पाया जाए वहाँ पर, ठीक है। 80% 90% चांस होते हैं मिस स्टेटमेंट। भाई मिस स्टेटमेंट है या नहीं हो पता नहीं है अपन को, होने के चांसेस की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो ना बात, चांसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है कि वो लोग क्या करें,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट कर दे, फेक रेवेन्यू दिखा दे ताकि उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिले, देयरफॉर देयर आर इंक्रीज ऑडिट रिस्क। तो ये ऑडिट रिस्क बढ़ा देता है हमारा, ठीक है। ऑडिट रिस्क का डेफिनेशन लिखा हुआ है बस। कितना समझदार है, आंसर लिखना सिखा रहा है तो फिर बता भी देना ऑडिट रिस्क क्या होता है। चलो फिर ये देखते हैं, हमने नोटिस किया कि भाई ये रेशियो बढ़ के हो गया 1.75, तो ऑडिटर इज यूजिंग एपी एज रेप, करंट रेशियो हैज इंप्रूव फ्रॉम प्रीवियस ईयर, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमने करंट एसेट या करंट लायबिलिटी को मैनिपुलेट किया हो, कि मैनिपुलेशन किया हो उसके अंदर, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, पॉसिबिलिटी है कि मिसस्टेटमेंट हो, ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट इंप्रूवमेंट इन करंट रेशियो, ये भी हो सकता है कि करंट रेशियो का जो इंप्रूवमेंट है ये पॉसिबल है कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी में मिसस्टेटमेंट हो, और जो मैनिपुलेशन हुआ है, सॉरी जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो कैसा हो, आर्टिफिशियल हो, मिसस्टेटमेंट की वजह से। आर्टिफिशियल, अरे जो नकली रियल ना हो से आर्टिफिशियल बोलते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल पूछा, एंड हैज बीन डन टू सिक्योर गुड रेस्पॉन्स ऑफ प्रपोज, आर्टिफिशियल समझते हो ना, नकली, ठीक है। वो आर्टिफिशियल चैप्टर के शुरू में ही पढ़ लिया था, फेक रेवेन्यू दिखाकर आर्टिफिशियली इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, झूठा मूठा इंक्रीज कर रहे हैं। नहीं मेरे को, थैंक यू। चलो ये हो गया, दोनों समझ में आई बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओ भाई चैप्टर है क्या यार ये, देख लो बेटा तुम लोग कहां पर हो अभी, ये पॉइंट देखो, पॉइंटर कहां पर है अभी, देख रहे हो पॉइंटर, यहां से लेके यहां तक का चैप्टर है, तुम अभी यहां पर हो, यहां पर ये चैप्टर का मेजरमेंट। हाँ तो अब शुरू होता है हमारा 320। आओ 320 की बात करें, लेकिन 315 खत्म नहीं हुआ। जैसे ही 20 खत्म होगा तो फिर 15 मिलेगा। सही कह रहा है लड़का, किस्तों में क्यों बढ़ा रहे हो, उसका जवाब देता हूं पहले तो। अब जैसे ही 20 खत्म होगा ना, 20 ये 20 खत्म होगा, इसकी पूरी बातें खत्म होते ही पहला वर्ड मिलेगा तुम्हें 15, 315 क्या हो रहा है खत्म, मटेरियलिटी, ये देखो यहां पर ये अंडरस्टैंडिंग आ गया, ये खत्म होते ही 315। अब ऐसे क्या हो गया, 315 के बीच में क्या से आ गया। चलो पहले मेरी बात सुनो, देखो तुम दिमाग में अभी सोचो, अभी 315 में तुम क्या पढ़ के आए। 315 के अंदर हम लोग पढ़ के आए कि 315 में ऑर्डर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आइडेंटिफाई वगैरह करना रिस्क को, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। फिर आइडेंटिफाई करके उसको असेस भी करना, उसे रिलेट करना, पहले तो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के साथ है वो, एसेशन लेवल के साथ किसके साथ है वो। उसके बाद उसका लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड चेक करके वो ज़्यादा है या कम है वो असेस करना। तो असेसमेंट में दो चीज़ आ गई कि पहले तो रिलेट करेंगे, ठीक है, पहले तो रिलेट करेंगे कि कौन सा है वो, ओवरऑल है या एसेशन लेवल है, और दूसरा ज़्यादा है या कम है, लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड से पता पड़ जाएगा कि भाई सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। इसे असेसमेंट बोलते हैं। तो असेसमेंट में ये 3 काम करते हैं, ठीक, पहले रिलेट, 2 काम, पहले रिलेट करते हैं किसके साथ है, और फिर लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड चेक करते हैं। तो हमें इसने ये बताया कि 315 में हम लोग क्या करते हैं, मतलब आइडेंटिफाई वगैरह करते हैं, ये सारे काम करते हैं, ब्रॉड बताया, ब्रॉड बात कर रहा है। और ये काम करने के लिए हम लोग कुछ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जैसे एपी वेपी ये सब करते हैं, ठीक है, इंक्वायरी करते हैं। लेकिन इंक्वायरी करते हैं बताया है ना, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं बताया, अंडरस्टैंडिंग कैसे लोगे ये बताया क्या। तो वो काम करना तुम्हें यह सिखाएगा कि भाई अंडरस्टैंडिंग लेने का तरीका क्या है, अंडरस्टैंडिंग कैसे लोगे, मतलब वहां जाओगे तो क्या क्या चीजें मालूम करोगे। हाँ, उससे ऐसे बोलोगे दीवार किससे बनाई है, कौन सी वाली ईंट यूज करी, अरे भाई क्या क्या पूछोगे उससे, क्या अंडरस्टैंडिंग लेना है, पूरा ही पूछना है, हर किसी के बारे में पूछ रहे हो पूरा, भाई एम्प्लॉय के बारे में बता, ये कहाँ से आया है, इसको तूने कब रखा, कौन से टाइम पे रखा, कितने साल हो गए इसको काम करते करते, क्या अंडरस्टैंडिंग लूँ, क्या क्या पूछूँ उससे। तो हमारे काम की बातें पूछेंगे, तो यहाँ पर वो काम करना सिखाएगा अभी। तो ऊपर तुम्हें रिस्क असेसमेंट के बारे में बताया कि वो होता क्या है, अब वो होगा कैसे, ठीक है, होगा कैसे ही बता दिया थोड़ा सा, वो एपी वेपी करके, लेकिन अब वो होगा एपी वगैरह कैसे परफॉर्म करे, ठीक है, वो थोड़ी बताया तुमने एक्चुअल करके उसने। अब वो यहाँ पर एक्चुअल वाली सारी बातें करेगा, तुम प्रैक्टिकली करोगे क्या, वो बोलेगा अंडरस्टैंडिंग ऐसे लोगे, ठीक है, इंक्वायरी करना सिखाएगा इसके बाद कि इंक्वायरी कैसे करोगे, अपन सीखेंगे सारी बातें। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेना सिखा रहा है, फिर ये अपन को अपनी इंक्वायरी करना सिखाएगा, ये अंडरस्टैंडिंग चल रही है भाई,
ये ई पॉइंट आ गया देखो अंडरस्टैंडिंग में, ये पॉइंट ही पॉइंट चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग ही चल रही है भाई साहब, अभी खत्म ही नहीं हो रही, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग। फिर अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या आया, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल आता है ना अंडरस्टैंडिंग के बाद, उसकी कहानी चली। ये 315 ही चलेगा पूरा। अब 320 बीच में क्या करने आएगा, टाइम पास। तो देखो 320 है मटेरियलिटी का, इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट, ये उसका नाम है, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट। आ जाओ 320 पे आए। यही पढ़ना पड़ेगा 320। मटेरियलिटी समझनी पड़ेगी। क्यों समझनी पड़ेगी, क्योंकि तुम रिस्क असेसमेंट में परफॉर्म करने जा रहे हो, ठीक है। तो देखो मैंने तुम्हें पूरा अपना काम का सीक्वेंस बताया था। जैसे अपन ने हाँ बोल दिया, अब हाँ बोलने के बाद क्या होगा, प्लानिंग होगी, पहले रैप की, फिर परफॉर्म होगा, फिर उसके आउटकम में फैब की प्लानिंग, फिर फैब परफॉर्म होगा। और ये कोई सीक्वेंशियल काम नहीं है, ये कंटिन्यूस भी हो सकते हैं, इधर उधर भी चल सकते, ठीक है, कॉन्करेंटली भी हो सकते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, फिर ये आया, फिर वापस ये आ गया, फिर वापस ये आ गया, ठीक है। रैप की प्लानिंग रैप, इसके बाद पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं अभी, फैब की प्लानिंग फैब, फिर रैप की प्लानिंग रैप, फिर फैब की प्लानिंग फैब, फिर रैप की प्लानिंग रैप, ये चलता ही रहेगा आगे तक, ठीक है, नौटंकी चलती रहेगी, ठीक, क्योंकि ये सीक्वेंशियल प्रोसेस नहीं है। अब अभी अपन ने इसके पहले एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 है क्या कहीं पे, ये 2, के अंदर तुमने पढ़ा था, जब हम रैप की प्लानिंग करते हैं, जब हम रैप की प्लानिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल, है ना, आई बात समझ में। तो अगर मटेरियल डिटरमिन करोगे ही नहीं, मटेरियल डिटरमिन करोगे ही नहीं, तो रैप की प्लानिंग हो पाएगी क्या, नहीं। और रैप की प्लानिंग ही नहीं होगी तो परफॉर्म हो जाएगा क्या, नहीं। तो समझो तुम लोग, मटेरियलिटी प्लानिंग में भी होता है, परफॉर्मिंग में भी होता है। अरे मटेरियलिटी तो हर जगह होता है, रिपोर्टिंग में भी आएगा, ठीक है। तो आओ समझते हैं 320 क्या बोलता है। 320 बोलता है, 320 मटेरियलिटी की बात करता है, मटेरियलिटी। तो 320 मटेरियलिटी के बारे में बोलता है। 320 बोलता है कि मिस स्टेटमेंट आर कंसिडर टू बी मटेरियल। 320 तुम्हें बताएगा कि भाई कौन सा मिस स्टेटमेंट मटेरियल मानना है। तो 320 बोलता है मिस स्टेटमेंट को मटेरियल कंसिडर करेंगे अगर वो इफ दे कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द, ठीक है, इसकी बात करता है 320, ताकि तुम लोग पागल ना बन जाओ सारे मिस स्टेटमेंट के पीछे, ठीक है। छोटे मोटे को छोड़ दो, बड़े कीटाणु पकड़ने मन को जो बड़ा नुकसान करेंगे, ठीक है, छोटे मोटे को नहीं देखना मन को। तो ये मटेरियलिटी की बात करता है कि छोटे मोटे कहाँ तक देखते फिरोगे यार, 1000-500 के, ठीक है, 2-3 हज़ार के, ये छोड़ो, करोड़ों का कंपनी है वहाँ पर, ठीक है, वो 10 करोड़ की सेल है उसकी या 100 करोड़ की सेल है उसकी। तो तुम लोग ये क्या 1000, 2000, 500 वाली चीज़ें देखते रहोगे बैठे बैठे वहाँ पर, तो पहले ही बोल देता है वो। तो 320 बात ही किसकी करता है, शुरुआत से ही मटेरियल की बात करता है। मटेरियल किसे बोलते हैं, वो बोलता है स्टेट डेट। 320 स्टेट डेट, 320 का नाम है मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ एन ऑडिट, ठीक है, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, ये नाम है, नाम यहां से लेकर यहां तक ये नाम है। 320 का नाम सिर्फ मटेरियलिटी नहीं है, मटेरियलिटी टॉपिक का नाम है। समझ लो क्या बोल रहा हूं। अब ये बताता है अपन को, 320 बताता है अपन को कि मिस स्टेटमेंट मटेरियल तब होता है जब अपन उससे ये एक्सपेक्ट करें, जिस मिस स्टेटमेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाए, ऑर्डर को लगे उस स्टेटमेंट देखकर ये लगे कि यार ये शायद इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर देगा, ये कर देगा शायद, उससे अपन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। किससे, मिस स्टेटमेंट से। मेरे को कोई मिस स्टेटमेंट मिली और उसको मिलने पर मैं ये सोच रहा हूँ, या इंडिविजुअल मिली या एग्रीगेट को मिलाकर, है ना, पता है ना तुम्हें ये बात, इंडिविजुअली और वेन एग्रीगेटेड विद अदर, ठीक है, जरूरी नहीं अकेली मिस मटेरियल हो, वो मिलके ही मटेरियल हो सकती है। जरूरी नहीं है मिस स्टेटमेंट अकेली ही मटेरियल हो, मिलके भी मटेरियल हो सकती है। तो मैं जब मिस स्टेटमेंट को देख रहा हूँ
और मेरे दिमाग में ये बात आ रही है यार, ये इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकती है यार, ये बात तो यूज़र को बतानी चाहिए। ठीक है, अब जैसे अपन भाई बहन होते हैं तो अपन देख रहे हैं यार, जैसे मेरा एक भाई है, तो मैं देख रहा हूँ मेरा भाई कभी उल्टी सीधी हरकतें भी करता है, तो मैं घर वालों को नहीं बताता। लेकिन जब मेरे को लगा यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर ये नहीं बताई घर वालों को, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऐसे ही काम करता रहेगा। ये क्या पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा है, दिन भर ही मोबाइल लेके बैठा रहता है, इसको पहले लत लग गई है मोबाइल की। मैंने कहा अब तो बताना पड़ेगा। थोड़ा बहुत मैं देखता था, पढ़ता था, पढ़ते के बीच में मोबाइल लेकर बैठ जाता था, मोबाइल चलाता रहता था, गेम खेलता रहता था। ठीक है, लेकिन एक टाइम मैंने ऐसा देखा, मैंने कहा लेके ही बैठ गया यार, ये तो पढ़ता ही नहीं, ध्यान नहीं दे रहा पढ़ाई में, मस्ती कर रही है, पढ़ाई को तो मस्ती बना दी। मैंने कहा सीरियस बात है, घर वालों को पता होनी चाहिए, उनको बताओ कि माओ बना रहा है, तो बस पढ़ता वढ़ता कुछ भी नहीं। तो क्या होता है, अपन बहुत सी गलतियाँ ऐसे होती है जो अपन इग्नोर कर देते हैं कि चलो ठीक है यार ये तो छोटी है। कोई गलती देखकर अपने दिमाग में आता है यार ये बात तो बतानी पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी इससे। ठीक, तो फिर अपन बताते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर मिसस्टेटमेंट को देखकर मेरे को लगे कि यार यूज़र का डिसीजन इफेक्ट कर देगा ये मिसस्टेटमेंट, ठीक है, ऐसा मेरे को लगे, तो वो मिसस्टेटमेंट में लेके ऑर्डर क्या मानेगा उसको, फिर मटेरियल मानेगा। तो ये बताता है ऐसे 320 कि मिसस्टेटमेंट को हम मटेरियल कंसीडर करेंगे अगर हम उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इफ दे कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस, हम उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंस कर देगा इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर, ऑफ इंटेंडेड यूजर। ठीक है, ऑन द बेसिस, टेकन ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे लेना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में ही पढ़े थे, तो तुम कोई चीज ले गए, उसमें कोई खराबी है तो तुम्हारा नुकसान उसकी वजह से ही होना चाहिए, है ना, ये पढ़े थे ना तुम लोग। तो ऐसे ही टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ गए भी क्या बोला इसने बोला मिस स्टेटमेंट वो मटेरियल हो, उसे मटेरियल कंसीडर करते हैं अपन इफ दे कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड, अगर उससे ये एक्सपेक्ट किया जाए कि टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब ये क्या करता है, एक ये चीज जोड़ देता है बस, मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन। ये कहता है क्या ओमिशन भी मिस स्टेटमेंट होता है क्या, आज एक बिल चलाना भूल गया या एक बिल नहीं चलाया 1 लाख का, तो ये ओमिशन है, तो ये भी मिस स्टेटमेंट है क्या, हाँ, ड्यू टू एरर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन। तुम मिस स्टेटमेंट को ये मत समझना बस कि किसी चीज को गलत दिखाना ही मिस स्टेटमेंट होता है, ना दिखाना ही मिस स्टेटमेंट होता है। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि झूठ बोलना ही गलत नहीं होता, सच को छुपाना भी गलत होता है। ठीक है, अच्छा बहुत अच्छी बात लगी, सुन के खुशी हुई। ये पूरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है एज पर ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्डर इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम और नॉट। ठीक है, फ्रॉड ड्यू टू फ्रॉड और एरर विच इनेबल ऑर्डर टू एक्सप्रेस और ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर। क्या सुरीली आवाज है बेटा, मजा आ गया। तो प्रिपेयर, ये पूरी वो लाइन है। तो ये कहता है ऐसे 200 में भी अगर तुमने देखा तो तुमने कौन सा वर्ड देखा, ठीक है, तो मटेरियलिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है, ऐसा बोल रहा है बस। हेयर इन लाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ मटेरियलिटी, इसमें छुपा हुआ है मटेरियलिटी का सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस। क्योंकि 200 ही जो किंग है सारे सबका, सारे ऐसे का हेड है, बॉस है, वो खुद ही किसकी बात कर रहा है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट का। फ्री होना चाहिए मटेरियल मिस स्टेटमेंट से, मिस स्टेटमेंट से फ्री नहीं बोल रहा, समझो ना बात को, मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री बोल रहा। तो हेयर इन लाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम पास, मन की बात है। एक मिनट रुक जाए। हाँ क्या कह रहा है बेटा, अरे ध्यान लिख दो ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, टिक लगा लो पूरा ही, पढ़ना थोड़ी तुम्हें, सिर्फ यहाँ से ऐसे ऐसे टिक लगा लो बस ऐसे। ठीक है, 2 ब्रैकेट लगा दो बस, खत्म, पढ़ना थोड़ी है पूरा वैसे। आओ बेटा ध्यान से सुनना, जब उसने ये बात बोली कि मिस स्टेटमेंट को मटेरियल कंसीडर करने की, कि मिस स्टेटमेंट को मटेरियल तब कंसीडर करेंगे जब हमें लगेगा कि इन्फ्लुएंस कर सकता है। हमें लगेगा, हमें कैसे लगेगा, है ना,
भाई अमाउंट ज़्यादा बड़ा है इसलिए लग रहा है, ठीक है, या उसका नेचर ऐसा है इसलिए लग रहा है, या जो यूज़र है हम उसके हिसाब से सोचकर हमें ऐसा लग रहा है कि भाई उसकी ज़रूरत के हिसाब से मिसस्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। तो अब कई तरीके होते हैं जिससे अपन ये बताए कि मिसस्टेटमेंट क्या है, मटेरियल है। तो मटेरियलिटी होना किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं है। तो वो यही बोल रहा है, मटेरियल इज नॉट ऑलवेज अ मैटर ऑफ रिलेटिव साइज। मटेरियलिटी का मतलब ये नहीं है 1 लाख से बड़े अमाउंट मटेरियल है, 2 लाख से बड़े अमाउंट मटेरियल है, ये बड़ी कंपनी है तो इसमें 5 लाख से बड़े अमाउंट मटेरियल है, ऐसा नहीं होता मटेरियल का, ठीक है। ऐसा हमेशा नहीं होता, ऐसे कह रहा हूँ। ऐसा होता है, अपन एक अमाउंट रखते हैं मटेरियलिटी का कि भाई हम 1 लाख से बड़े को क्या मानेंगे, हाँ 1 लाख से बड़े अमाउंट को मटेरियल मानेंगे, हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मटेरियल इज ऑलवेज मैटर ऑफ साइज। नो, नॉट ऑलवेज अ मैटर ऑफ रिलेटिव साइज। मटेरियलिटी हमेशा साइज से मैटर नहीं करती, हमेशा साइज से मैटर करती है मगर हमेशा नहीं। साइज का मतलब होता है अमाउंट, ठीक है। किससे मैटर करती है वो, साइज के साथ साथ नेचर से भी मैटर करती है। हो सकता है तुम्हें सिर्फ 20,000 का मिसस्टेटमेंट मिले, ठीक है, लेकिन वो मिसस्टेटमेंट क्या है कि कोई चीज़ रुपया चोरी हो गया और एम्प्लॉय ने रुपया चुरा लिया, ठीक है। तो ये छोटी चोरी भी क्या करेगी, कंट्रोल पे उंगली उठा सकती है, ठीक है। ये बताएगी छोटी चोरी कि आज तो छोटी चोरी हुई है, ठीक है, कल बड़ी भी हो सकती है। अरे कंट्रोल ही इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। यह छोटा अमाउंट कर करके बहुत बड़ा लॉस कर देगा, कंपनी को हवा में लगेगी, क्योंकि कंपनी को 20,000 की भी हवा नहीं लगी। भाई तुम समझो ना बात को, पकड़ाई में तो ऑडिट में आ रहा है, तो उनको थोड़ी पता चल रहा है ये बात, ठीक है। तो 20,000 की बात तो ऑडिटर ने पकड़ी है बेचारे ने, तो अमाउंट भले छोटा है लेकिन ऑडिटर ये देखेगा ना इसको तो मैंने पकड़ा है भाई, कंपनी तो ये पकड़ ही नहीं भाई, तो ऐसे कर करके तो कहीं कर सकता है चोरी। तब तो फिर 10,000 का अमाउंट ही नहीं है ना, 10,000 का अमाउंट तो वो भी क्या है, मटेरियल, जबकि वो है नहीं मटेरियल, मगर बाय नेचर, बाय साइज तो मटेरियल नहीं है लेकिन बाय नेचर। तो मटेरियलिटी सिर्फ साइज का मैटर नहीं होता, इज नॉट ऑलवेज अ मैटर ऑफ साइज, रिलेटिव साइज, ठीक है, वो नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ लिखा है नेचर की बात कर रहे हैं, हम नेचर की, भले स्मॉल अमाउंट है लेकिन लॉस बाय फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस, वो नुकसान कैसे हुआ है, लॉस बाय और सर्टेन एम्प्लॉइज कैन इंडिकेट अ सीरियस फ्लो समझो कमी इन द एंटरप्राइज इंटरनल कंट्रोल। वो बहुत बड़ी कमी बताएगा, सीरियस फ्लो बताएगा किसमें, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, रिक्वायर्ड इमीडिएट अटेंशन टू अवॉइड ग्रेटर लॉस, ठीक है, जिसको हमें इमीडिएट अटेंशन में लाना ही पड़ेगा ताकि बड़े बड़े लॉस बच जाए, ठीक है। देखो एक बात फिक्स कर लो दिमाग में, कोई भी तुम्हें मिसस्टेटमेंट मिलता है तो तुम सीधा रिपोर्ट करते हो क्या उसको, नहीं, पहले कंपनी को बताते हो, उससे करेक्ट करवाते हो, उसके बाद रिपोर्ट करते हो। सॉरी, वो करेक्ट ना करे तो जो अनकरेक्टेड होता है उसको रिपोर्ट करते हो, सबको तो नहीं कर देते हो, ठीक है। अब इसके अंदर अपन ने बना मटेरियल क्या चीज होती है और मटेरियलिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, मटेरियलिटी इंपॉर्टेंस क्या है, और वापस मटेरियलिटी क्या है उसका साइज और नेचर के हिसाब से बताया कि साइज और नेचर दोनों मैटर करता है, सिर्फ साइज मैटर नहीं करता, ठीक है। यहाँ बोलेगा कि मटेरियलिटी का यूज कब कब किया जाता है, इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, दोनों में मटेरियलिटी को क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का पहला वो है सेंटेंस और यहाँ से यहाँ तक का दूसरा सेंटेंस, ये 2 सेंटेंस लिखे हुए, बात एक ही है, कहने का तरीका अलग है बस। सेंटेंस पहला पढ़ते हैं कि ऑडिटर जो होता है वो मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है, ऑडिटर जो होता है ना, ऑडिटर वो मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है, कहाँ अप्लाई करता है, प्लानिंग में भी करता है और परफॉर्मिंग में करता है, बहुत इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग। अब बहुत लिख दिया तो प्लानिंग परफॉर्मिंग तो लिख ही दिया, फिर बोलता है एंड तीसरा, इन इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट ऑन द ऑडिट एंड ऑफ, चौथा अनकरेक्टेड, पांचवा रिपोर्ट, बोथ क्या है फिर, बाय द ऑडिटर बोथ इन प्लानिंग परफॉर्मिंग, ठीक है, इवेल्युएटिंग द इफेक्ट, उसके बाद अनकरेक्टेड 4, पांचवा रिपोर्ट, 5 पॉइंट लिख दिए यहाँ पर, ठीक है, और बोल रहा है अप्लाइड इन बोथ।
ये सब परफॉर्मिंग का पार्ट माना जाता है, इसलिए वो अप्लाइंग इन बोथ बोल रहा है, ठीक है। यानी कि साधारण भाषा में अगर मैं तुम्हें बोलूँ तो मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट ऑडिटर अप्लाई करता है हर जगह, प्लानिंग हो, परफॉर्मिंग हो, कोई मिस्टेक में उसको मिल गया तो वहां पर हो कि भाई उसका इफेक्ट ऑडिट पे क्या होगा, अनकरेक्टेड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा, जो मिस्टेक में मिला है आइडेंटिफाई किया है उसका ऑडिट पे असर क्या होगा, जो अनकरेक्टेड है उसमें से अब आइडेंटिफाई थे 10, ठीक है, उसमें 7 को करेक्ट कर लिए, बचे 3 अनकरेक्ट है, तो अनकरेक्टेड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या असर होगा, ठीक है, 4। और लास्ट रिपोर्टिंग स्टेज, ये 5 जगह पर, ठीक है, मतलब इन्होंने 5 टुकड़े कर दिए उसको, 2 पॉइंट के 5 टुकड़े कर दिए, ठीक है, और 5 टुकड़ों में बढ़ाया तुमने, तो ऑडिटर मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है और उसको करना भी चाहिए क्योंकि उसकी क्या है, ये ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो इसकी बात यहां कर रहा है कि 320 डील करता है इसी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ठीक है। टू अप्लाई, देखो वापस वही लाइन है, सेम लाइन, इज अप्लाई, ऑर्डर इज अप्लाई लिखा है और ये लिखा है टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट, एक बोलता है ऑर्डर की रेस्पॉन्सिबिलिटी को कॉन्सेप्ट को अप्लाई करे, मटेरियलिटी का कहां अप्लाई करे, वापस वही प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट, 320 का नाम लिख दिया है बस, ठीक है। तो ये 320 में बता रहा है कि ऑर्डर की वो होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अप्लाई करे क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, अब नाम आ गया पूरा नाम 320 का, कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट, ठीक है। अब समझो बात को, यहां क्या लिखा हुआ था कि ऑडिटर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इज अप्लाइड बाय द ऑडिटर, ऑडिटर अप्लाई करता है इसको, कहां पर अप्लाई करता है, बोथ इन प्लानिंग परफॉर्मिंग, आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या होगा ऑडिट पे, अनकरेक्टेड का इफेक्ट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या होगा, कहाँ है इन इवेल्युएटिंग द इफेक्ट, आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या होगा, इवेल्युएट कर रहा हूं मैं, इन इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट ऑन ऑडिट, अनकरेक्टेड का इफेक्ट क्या होगा किस पे, ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर कोई अनकरेक्टेड है तो उसका असर क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एंड इन फॉर्मिंग द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, और ओपिनियन फॉर्म करने के टाइम पे, ठीक है। 5 चीज हो गई, प्लानिंग, परफॉर्मिंग, आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट का असर क्या होगा ऑडिट पे, अनकरेक्टेड का असर क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इसको इवेल्युएट करने के टाइम पे, प्लानिंग परफॉर्मिंग इवेल्युएटिंग, प्लानिंग परफॉर्मिंग इवेल्युएटिंग, है ना, इवेल्युएटिंग के 2 पॉइंट लिखे हुए, आइडेंटिफाइड स्टेटमेंट का असर क्या होगा ऑडिट पे, अनकरेक्टेड का क्या होगा, तो आइडेंटिफाइड भी और अनकरेक्टेड भी दोनों को कंसीडर करेंगे, और लास्ट ओपिनियन फॉर्म करने के टाइम में रिपोर्ट में, ठीक है। चलो उसके बाद इसने बोला कि भाई मटेरियलिटी का यूज कहां पर करेंगे, ठीक है। अब दोबारा बता रहे कि मटेरियलिटी की बात, मटेरियलिटी क्या होता है, दोबारा आइए ऊपर पढ़ा ना, मटेरियलिटी क्या होता है, मटेरियलिटी होता है ऐसे मिस स्टेटमेंट जो हमें देखकर ऐसा लगे कि यूजर के डिसीजन को अफेक्ट करेंगे ना, नेचर और साइज, ये 3 चीज पढ़ गया ना ऊपर, हाँ आए ऊपर पढ़ के, वही 3 चीज पढ़ा रहा है यहाँ पर, देख लो एक ज्यादा पढ़ा रहा है, वही 3 चीज पढ़ा रहा है, देखो ये मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन, वही सेम लाइन है बिल्कुल, देखो कोई फर्क हो तो बताना मेरे को इसमें, ये देख लो आराम से पैराग्राफ सेम है। तुम लोग मटेरियलिटी क्या होता है, मटेरियलिटी क्या होता है ऊपर पड़ गया, शुरुआत तुमने किससे करी कि वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल है जिसको अवर को लगता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिससे कि इन्फ्लुएंस कर देगा यूजर के डिसीजन को, फिर नीचे आगे पढ़े मटेरियलिटी इज नॉट ऑलवेज अ मैटर ऑफ रिलेटिव साइज बट आल्सो नेचर, ठीक है, बट रेदर देन मत लिखना, ठीक है, बट ऑल्सो हाँ मैटर ऑफ नेचर, नेचर में भी डिपेंड करता है, तो साइज और नेचर दोनों आते हैं, तो वही तो बात कर रहा है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पढ़ लो, यहाँ लिखा हुआ है देखो साइज और नेचर, तो देखो ये पूरा ऊपर वाला राइट, फिर ये आ गया साइज और नेचर वाली बात, और क्या होता है मटेरियलिटी, अब देखो बातें दिमाग में रखा करो, एक पढ़े इन्फ्लुएंस करेगा डिसीजन, उसके हिसाब से सोचेंगे क्या डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा क्या, ठीक है, साइज नेचर, अब जो डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा वो यूजर की नीड को ध्यान में रख के किया जाता है, तो इन्होंने बिना मतलब ही एक और पॉइंट बना दिया है यहाँ पर, मतलब एक तरीके से देखा जाए ना तो ये पॉइंट इससे लिंक है इस वाले पॉइंट से, समझो बात, पॉइंट तो लिखकर यही आने पड़ेंगे तुम्हें अलग, मगर ये हमें बोलता है हम क्या करेंगे, अब देखो मैं तुम्हें एक चीज समझा रहा हूं,
जब भी तुम मटेरियलिटी का जजमेंट लोगे ना, जजमेंट अबाउट मटेरियलिटी, जब भी तुम मटेरियलिटी का जजमेंट लोगे, ठीक है, तो आर मेड इन द लाइट ऑफ सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस एंड आर अफेक्टेड बाय, पूरा टिक लगाना इसको। तुम क्या कर रहे हो, मटेरियलिटी का जजमेंट ले रहे हो, मतलब तुम्हें मिस्टर में मिला, अब तुम ये देख रहे हो कि मटेरियल है या नहीं है, तुम मटेरियलिटी का तुम जजमेंट ले रहे हो, ठीक है। तो मटेरियलिटी का जो जजमेंट होता है, जजमेंट अबाउट मटेरियलिटी, वो किस पे डिपेंड होता है, सराउंडिंग सर्कमस्टांस पे डिपेंड होता है। पहला सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, दूसरा साइज, तीसरा नेचर, चौथा ये कंसिडरेशन, ये चौथा। भाई सर्कमस्टांसेस के हिसाब से है क्या मटेरियल, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से मटेरियल है क्या, किस सर्कमस्टांसेस में स्टेटमेंट अराइज हुआ उसके हिसाब से मटेरियल है क्या। एग्जांपल देके समझाऊंगा मैं तुम्हें सबके, ठीक है। उसके बाद क्या साइज के हिसाब से है क्या, क्या नेचर के हिसाब से मटेरियल है क्या, ठीक है, 3 हो गया। चौथा कंसिडरेशन ऑफ द कॉमन फाइनेंशियल नीड, कॉमन नीड ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर, कॉमन नीड ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की यूजर की कॉमन नीड की, ठीक है। तो कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ यूजर, कॉमन नीड्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की कॉमन नीड क्या है, कॉमन नीड का मतलब, कॉमन नीड समझाता हूं क्या होता है। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर कौन कौन होते हैं, शेयर होल्डर, लेंडर, गवर्नमेंट, लेंडर और बैंकर, ठीक है, इन्वेस्टर्स, सप्लायर, चलो कस्टमर, चलो सप्लायर को हटा भी दो, हाँ सप्लायर तब उधार में माल देगा तो उसे सप्लायर भी हो गया, और कस्टमर और सोसाइटी एज अ जनरल एज अ होल, है ना, इतने सारे लोग होते यूजर। तो बेटा शेयर होल्डर मेन फोकस करता है भाई प्रॉफिट ज्यादा है या नहीं है, इस पे ध्यान देगा। लेंडर बैंकर वगैरह जो लोग होंगे वो ध्यान देंगे लिक्विडिटी पोजीशन में, लिक्विडिटी पे, वो करंट एसेट वगैरह से, ये सप्लायर जो है करंट एसेट वगैरह से मतलब रखता होगा, ठीक है। और ये देखेगा यहाँ पर, ये जो लेंडर है वो बैंकर है, अगर लॉन्ग टर्म फंड वगैरह दिया है तो चेक करेगा कि इनकी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, इनकी अर्निंग कैसी है, क्या ये हमें चुका पाएंगे क्या, ठीक है। रेशियो चैप्टर पढ़े हो तुम लोग एफएम में, आईसीआर पढ़े हो, इंटरेस्ट कवरेज, डीएससीआर पढ़े हो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ठीक है। तो लिक्विडिटी पोजीशन से ही मतलब रखेगा, और साथ में आईसीआर डीएससीआर वगैरह तो चेक करता ही हो कि भाई कितना प्रॉफिट कमा रहा है बन, ठीक है, बिफोर टैक्स वगैरह, क्योंकि इंटरेस्ट उसमें से जाता है। तो सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट टैक्स लेती है, ठीक, तो गवर्नमेंट टैक्स से रिलेटेड चीजें जिसको देखना है, एक्सपेंस और वो उसको, इसको बैलेंस शीट वगैरह से ज्यादा मतलब नहीं रहेगा, इनको एसेट वगैरह से मतलब रहेगा, लेंडर बैंकर को इनको ज्यादा मतलब इनकम एक्सपेंडिचर से रहेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग लोगों को अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो क्या मैं सबकी रिक्वायरमेंट थोड़ी देखता रहूंगा, मैं तो इनकी कॉमन नीड देखूँ, इनकी कॉमन नीड क्या है भाई, कॉमन क्या, सबको क्या चाहिए, ठीक है। तो अपन इनकी कॉमन नीड के हिसाब से चेक करते हैं। इसीलिए मैं ऐसे देखता हूं कि क्या ये स्टेटमेंट सामने वाले को डिसीजन को इफेक्ट करेगा, ठीक है। क्या ये कॉमन नीड में आता है यूजर की, तो यूजर की कॉमन नीड में आता है, ठीक, तो मेरे लिए फिर मटेरियल है, मटेरियल मानूंगा। तो मटेरियल का जब जजमेंट लेते हैं ना, जजमेंट अबाउट मटेरियलिटी, तब और क्या करते हैं, वो जजमेंट बेस होता है अपना किस पे ऊपर, सर्कमस्टांसेस, साइज, नेचर और कंसिडरेशन ऑफ कॉमन नीड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर, ठीक है। कॉमन नीड ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स की कॉमन नीड पे कैसे भी लिख सकते हो, उस लाइन को जरूरी है ऐसे लिखो, कॉमन नीड्स ऑफ यूजर ऑफ, ठीक है। स्पेसिफिक इंडिविजुअल यूजर इज नॉट, स्पेसिफिक को कंसीडर नहीं करते, बस शेयर होल्डर के हिसाब से सोचूंगा बस मैं कि क्या इनकी नीड में आती है क्या चीज, नहीं, ऐसे स्पेसिफिक के हिसाब से डिसीजन नहीं लेते। अभी तुमने 4 चीज क्या पढ़ी, ऊपर की हेडिंग तो पढ़ी नहीं, उड़ाई थी इसको,
है ना, वह पढ़ रहे भाई, ये तुमने पढ़ा मटेरियलिटी के बारे में, कुछ डिस्कशन पढ़े तुमने भी, डिस्कशन, अब हम कुछ डिस्कशन पढ़ रहे हैं मटेरियलिटी के बारे में, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर ये डिस्कशन एफआरएफ में प्रेजेंट हो, एफआरएफ में हो ये डिस्कशन, मतलब एफआरएफ भी कुछ मटेरियलिटी की बात करता हो तो बढ़िया है। हमने कहा ना करता हो तो हम कह तो रहे ये, मतलब मैंने कहा बच्चे से, मैं कहा बेटा भी एग्जाम में जाए ना इंस्ट्रक्शन बराबर पढ़ना, वो सब लिखा होता है, 2 घंटे में पेपर करना है, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम पढ़ने का नहीं मिलेगा, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, नहीं मिलता ना एक्स्ट्रा टाइम। तो OMR वगैरह इससे करना है, इस पेन से करना है, पेन बदलना नहीं है, रंग बिरंगे पेन नहीं ले जाना वहाँ पर। अब तुमने कहा अच्छा सब लिखा हुआ है क्या इंस्ट्रक्शन में, लिखा होगा, मैं कहा नहीं भी लिखा हो तो मैं बता तो रहा हूँ, अपन ऐसे बोलते हैं लाइट, अरे भाई नहीं भी लिखा होगा तो मैं बता तो रहा हूँ, तो वो लिखा होने ना लिखा होने से क्या मतलब आया, मैं बता तो रहा हूँ तेरे को। मैं किसी को ऐसे बोलूँ देख तू यहाँ से जाएगा, तू कितना चला, फिर एक तेरे को बोर्ड मिलेगा, उसके तेरे को वहाँ जाना है, तेरे को पता पड़ जाए तू कितना चला, सर अगर नहीं है तो, मैं नहीं है तो क्या हुआ, मैं कह तो रहा हूँ इतना चलने के बाद तू इतना चल जाएगा, तेरे को इतनी दूर बचेगा बस। अब बोर्ड मिले ना मिले उससे क्या मतलब आया, कितने किलोमीटर बचा ना बचा उससे क्या मतलब आया, ठीक है। तो ऐसे ही एफआरएफ इनकी बात करें, एफआरएफ क्या करे, अगर ये डिस्कशन करे तो अच्छी बात है, लेकिन एफआरएफ कोई मटेरियलिटी का डिस्कशन नहीं करता कोई, तो फिर हम क्या करेंगे, इसे ही कंसीडर कर लेंगे। अगर एफआरएफ मटेरियलिटी का डिस्कशन नहीं करता तो हम इसे ही कंसीडर कर लेंगे। देखो क्या लिखा है, एफआरएफ ऑफन डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। दे जनरली एक्सप्लेन दैट, एफआरएफ जनरली ऐसा एक्सप्लेन करता है, ठीक लगा लेना, दे जनरली एक्सप्लेन दैट, जनरली एफआरएफ ये बातें करता है। हमें क्या बताया गया अभी इस टॉपिक के अंदर कि एफआरएफ भी डिस्कस करता है कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, जनरली वो ये बातें करता है। हमने कहा अगर नहीं किया तो, कोई एफआरएफ ने नहीं किया तो हमने कहा हमने बता तो दिया तेरे को, नहीं भी किया तो क्या हुआ जी, तेरे को तो पता ही है, ठीक है। तो वही लिखा है नीचे, अब इफ द एफआरएफ डज नॉट इंक्लूड अ डिस्कशन ऑफ, अगर एफआरएफ के अंदर डिस्कशन ना हो मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट का, एफआरएफ में जनरली डिस्कशन होता है मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट का, अगर ना हो, नॉट इंक्लूड द डिस्कशन ऑफ मटेरियलिटी, डज नॉट इंक्लूड द डिस्कशन ऑफ मटेरियलिटी, अपनी जगह में लिखना है सबको, ठीक है। ये लाइन बहुत अच्छी है ऊपर वाली लाइन से, तो ऊपर वाली लाइन में लिखा है ना डिस्कशन वाली बात, तो ये लिख देना, इफ एफआरएफ इंक्लूड डिस्कशन ऑफ मटेरियलिटी, ठीक, देन दे जनरली एक्सप्लेन दैट, वो ये एक्सप्लेन करेगा। और फिर नीचे लिखा है कि अगर एफआरएफ के अंदर ना हो इंक्लूड डिस्कशन, द कैरेक्टरिस्टिक्स रिफर टू अबव, ऊपर जो हमने तुम्हें बताया है, प्रोवाइड द ऑर्डर विद सच फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ऑर्डर इसको रेफरेंस की तरह यूज कर सकता है, ऑर्डर में यूज दिस डिस्कशन अबाउट डिस्कशन एज अ रेफरेंस। समझ गए क्या लिखा है। और यहाँ पर मैंने तुम्हें ऐसे वो भी डाल दिया है, मटेरियलिटी सब्जेक्ट ऑफ प्रोफेशन जजमेंट डिस्कशन, मटेरियलिटी 2 चीज़ का मैटर होता है, प्रोफेशन जजमेंट आएगा ही आएगा, प्रोफेशन जजमेंट तो आएगा ही आएगा, ठीक है, एंड डिस्कशन प्रेजेंटेड इन एफआरएफ। देखो प्रोफेशन जजमेंट क्यों आएगा, चलो पहले तो लाइन पढ़ देता हूँ, इफ एफआरएफ डज नॉट इंक्लूड अ डिस्कशन फॉलोइंग कैन बी रिफर्ड, अगर एफआरएफ, असल में इसका हेडिंग जो है ना, हेडिंग सही हेडिंग वो क्या होता, एफआरएफ में डिस्कशन होता है, अगर एफआरएफ में डिस्कशन ना हो, ये सही हेडिंग है, इफ एफआरएफ डज नॉट इंक्लूड अ डिस्कशन फॉलोइंग कैन बी रिफर्ड, तुम इसे रिफर कर सकते हो, ये सही हेडिंग। अगर एफआरएफ में डिस्कशन ना हो तो तुम लोग इसे रिफर कर सकते हो, फॉलोइंग कैन बी रिफर्ड। अभी इन्होंने हेडिंग ऐसी बनाई है, एफआरएफ में इसका डिस्कशन होता है, फिर नीचे लिखता है अगर एफआरएफ इसका डिस्कशन ना करे, मटेरियलिटी का डिस्कशन इंक्लूड ना करे तो तुम इसे रिफर कर सकते हो। चलो यहां तक बात समझ में आई। बेटा टॉपिक तो खत्म कर लो यार, ये यहाँ से नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ से नहीं पढ़ा, अरे बहुत बड़ा नहीं, जरा सा टॉपिक है ये, अरे टॉपिक खत्म कर लो, ये टॉपिक आधा छोड़ूंगा क्या, अरे टॉपिक खत्म कर लेना बेटा, इसको आधा कैसे छोड़ू, ये टॉपिक जरा से खत्म कर लो। इन प्लानिंग द ऑडिट, ऑडिट प्लानिंग करने के टाइम पे ऑडिटर जजमेंट लेता है। अभी सब बकवास बातें, काम की बात ये है कि अभी ऊपर तुम लोग जजमेंट ले रहे हो, जजमेंट ऊपर देखो, एक बात सुनो, बार बार जजमेंट की बात करता है, जब भी जजमेंट लो तो इससे ध्यान रखना, जब भी इसे तो ध्यान रखना है, लेना तो क्या है अल्टीमेट,
जजमेंट लेना है ना, ठीक है। अरे जजमेंट लेने में किसी चीज़ों को ध्यान रखते, लेकिन लेते तो क्या है अल्टीमेटली, जजमेंट ही लेते ना। आज कोई गाड़ी खरीदने गया तो सबके स्पेसिफिकेशन वगैरह देखेगा, लेकिन एंड तो क्या आएगा उसका, पर्सन का जजमेंट के हिसाब से लेगा वो, कोई भी उसको गाड़ी वगैरह खरीदने तो, ठीक है। ऐसे ही अपन लोग रिफर तो करते हैं हर चीज़ों को, उसका साइज़ भी देखते हैं मिस स्टेटमेंट का, उसका नेचर भी देखते हैं, नेचर क्या है, ठीक है, सबकी नीड्स वगैरह सबको ध्यान में रखते हैं। मगर अल्टीमेटली मटेरियलिटी क्या है, इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। तो ये बोलता है कि अभी जो ऊपर तुमने जजमेंट लिए, ये मटेरियलिटी का जजमेंट लिया, मटेरियलिटी तुमने सेट करी कि भाई ये मटेरियल, इसको मटेरियल मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। तो ये मटेरियलिटी का जजमेंट जो होता है ये क्या करता है, सुनो सुनो सुनो, टिक लगाना शुरू मत कर देगा, सिर्फ इसको टिक लगा लो बस काफ़ी है, इसको टिक लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बात। दिस जजमेंट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर, ऊपर जो जजमेंट लिया ना वो बेस प्रोवाइड करता है किसका बेटा, ये है प्लानिंग ऑफ रेप, ये है प्लानिंग ऑफ रेप, ये है रेप परफॉर्म, ठीक है, रेप परफॉर्म, ये है प्लानिंग ऑफ फेप। सर कहाँ लिखा है प्लानिंग ऑफ रेप, यहाँ तो लिखा है डिटरमिन करेंगे एंटी ऑफ रेप। और डिटरमिन करना ही प्लानिंग होता है, काम करने से पहले ये सोचना कि कितना करूं, कैसा करूं, कब करूं, ये सोचना है, डिस्कस डिसाइड करना, वो क्या होता है, समझ रहे हो तुम लोग, काम करने से पहले डिसाइड करना। अरे तुम लोग, चलो ये हो गया 3, हाँ। पहले तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि प्लानिंग ऑफ रेप है, रेप परफॉर्म हो गया, प्लानिंग ऑफ फेप हो गया, ये हो गया, है ना। एक चीज कम है इसमें, फेप परफॉर्म में यूज नहीं करेंगे, है ना, करेंगे ना, तो देखो क्या दे रखा है, मस्ती का लेवल देख लो बस, ये रहा, ये पॉइंट नंबर वहां पर 4, छुपा के लिख रहा है किसी को मिल ना जाए, और तुम्हें पता पड़ जाएगा तो फिर चक्कर पड़ जाएगा ना, सीख जाओगे तुम, पूरा सभी सिखाना है तुम्हें। क्या लिखा है, पढ़ो लाइन को, लिखा गया है मटेरियलिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर, मटेरियलिटी बेस बनता है, किसका बनता है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी स्कोप एंड द लेवल ऑफ टेस्टिंग ऑफ द ट्रांसैक्शन, ट्रांसैक्शन को टेस्ट करने का लेवल का, कितना ट्रांसैक्शन टेस्ट करे उसका बेस बनता है, ठीक है। हर जगह मटेरियलिटी भाई, ABC था और D था, खैर तुम्हें C लिखना है, तुम D बंद लिख कर आ जाना एग्जाम में। अरे बेटा मेरी बात सुनो, मटेरियलिटी इन 3 का बेस बनता है, यही लिखना है, वो तो बता रहा हूँ, ये लोग वहां लिखते हैं उस लाइन को। अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग लिखकर बताना एग्जाम में, इसको लिखकर बताना, एग्जाम में तो 3 ही लिखा में आएगा। अरे असल में क्या तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आते, तो मैं खुद ही क्रिएट करके उसका जवाब दे देता हूँ। चलो अब मैं तुम्हें एक चीज दिखा रहा हूँ, इधर देखो, ये क्या लिखा है, ये लाइन देख लो सारे बच्चे, मेरी बात सुनो, 5 सेकंड के लिए इसको याद रखना है, इस लाइन को। अरे इधर 1 मिनट सारे बच्चे इधर, डिटरमिनिंग एंटी ऑफ, चलो 10 सेकंड के लिए याद रह जाएगा लाइन, 10 सेकंड। दस सेकंड हो गए क्या? एक होता है स्ट्रेटजी, इधर देखो, एक होता है स्ट्रेटजी और एक होता है प्लान। नए बच्चों इधर देख लो पहले, हाँ, अरे इधर देख लो, ये आया प्लानिंग करना, प्लानिंग इसे बोलते हैं, इसे ऑर्डिनरी प्लान का मतलब होता है डिटरमिनिंग, मैंने तुम्हें लिखवाया था, डिटरमिनिंग लिख लेना यहां पर, है ना, एंटी ऑफ, तो एंटी ऑफ रैप को डिटरमिन करे ना, एंटी ऑफ फैप को डिटरमिन करना प्लानिंग कहलाता है, ठीक है। तो अब तू समझ गया बेटा, हम लोग जजमेंट को, ये जजमेंट लेते हैं ना ऊपर मटेरियलिटी का, ये हमारे लिए बेस बनता है, कहां पर बेस बनता है, डिटरमिनिंग एंटी ऑफ रैप
डिटर्मिनिंग एंटिटी ऑफ फैब, और ये रैप परफॉर्म, प्लानिंग ऑफ रैप, प्लानिंग ऑफ रैप, रैप परफॉर्म, प्लानिंग ऑफ फैब। ठीक है, फिर ये लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे लाइन कि मटेरियलिटी जो अपन डिटर्मिन करते हैं, बड़ी शानदार लाइन है, मजा आ जाएगा, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा इसको पढ़ के, एक नंबर लाइन है। पहले समझा देता हूँ फिर पढ़ लेंगे। तुमने मटेरियलिटी सेट कर दी 1 लाख, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि 1 लाख से कम वाले जितने भी अनकरेक्टेड है, 1 लाख से कम वाले जितने अनकरेक्टेड है वो मटेरियल ही नहीं है, ऐसा मतलब है क्या कि जहां 1 लाख से कम वाले दिखेंगे तुम उसको हर बार क्या मानोगे, इमटेरियल मानोगे? ऐसा थोड़ी है भाई, कोई रिजिडिटी वगैरह वाली बात थोड़ी होती है, रूल थोड़ी बना दिया तुमने 1 लाख का, ये तो प्रिंसिपल बेस है। तुम्हारे दिमाग में कुछ आ जाए, तुम्हें लगे ये मटेरियल है तो मटेरियल है, फिर तुम्हारा प्रोफेशनल जजमेंट भी तो काम करेगा ना। ठीक है, तो यही बात बोलता है मटेरियलिटी डिटरमिन विद प्लानिंग द ऑडिट। जब तुमने डिटरमिन कर ली, डज नॉट नेसेसरीली एस्टेब्लिश एन अमाउंट बिलो विच, वो कोई ऐसा अमाउंट एस्टेब्लिश नहीं कर देता, मटेरियलिटी कोई ऐसा अमाउंट नहीं बना देता, ऐसा अमाउंट एस्टेब्लिश नहीं कर देता, या मटेरियलिटी सेट करने का ये मतलब नहीं होता कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट अगर उससे कम हो, अमाउंट बिलो विच अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट विल ऑलवेज बी इवैल्यूएटेड एज, कि भाई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट को हमेशा क्या मानेंगे, वो तो आगे तो आता है ये मिसस्टेटमेंट के बाद, इंडिविजुअली और एग्रीगेट। ठीक, ये लाइन का मतलब समझ में आया? 1 लाख मटेरियलिटी लेवल सेट कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि उससे छोटा अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो है, उससे छोटे अमाउंट का, वो हमेशा ही क्या होगा, इमटेरियल। इसका ये मतलब नहीं होता। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख देना, मटेरियलिटी सेट इन प्लानिंग द ऑडिट या मटेरियलिटी डिटरमिन इन प्लानिंग द व्हेन प्लानिंग द ऑडिट डज नॉट मीन्स डेट, उसका ये मतलब नहीं होता कि अमाउंट बिलो विच अनकरेक्टेड स्टेटमेंट आर ट्रीटेड एज विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज इमटेरियल, ऐसा नहीं होता। अपनी लैंग्वेज में लिखना है तुम्हें। हाँ, तो फिर क्या होता है, अरे वही बात आ गई वापिस, वही 4 पॉइंट, सर्कमस्टांसेस, नेचर, साइज, हाँ आ गए ना, सर्कमस्टांसेस आ गए, नेचर आ गई, साइज आ गया। ठीक, तो वही बोल रहा है सर्कमस्टांसेस रिलेटेड टू सम स्टेटमेंट में कॉज द ऑडिटर टू इवैल्यूएट। हो सकता है ऐसे सर्कमस्टांसेस हो कि जिसको ऑडिटर को क्या मानना पड़े, उसको मटेरियल मानना पड़े, जबकि वो बिलो है, वो अमाउंट मटेरियलिटी लेवल से कम है, छोटा है। ठीक है, इवन इफ दे आर बिलो मटेरियलिटी। ठीक, तो कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे आ सकते हैं जिससे ऑडिटर को उसको क्या मानना पड़े, मटेरियल, भले ही वो मटेरियलिटी से कम है। वापस वही बात कर रहा है पागल। ले देखे साइज, नेचर, 3 चीज याद रखो, साइज, नेचर, सर्कमस्टांसेस। ठीक है, ऑर्डर हैज टू अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट, वो तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये रहा इन डिटर्मिनिंग मटेरियलिटी, चूजिंग एप्रोप्रिएट बेंचमार्क एंड डिटर्मिनिंग लेवल ऑफ बेंचमार्क। सब में मटेरियलिटी अप्लाई होता है। क्या है, सब चीज क्या आ गई, ये बाद में पढ़ेंगे। मटेरियल डिटर्मिन करने में तो करना ही पड़ता है, चूजिंग एप्रोप्रिएट बेंचमार्क में भी करना पड़ता है। क्या अप्लाई करना पड़ता है, प्रोफेशनल जजमेंट। ये क्या है बेंचमार्क, आगे पढ़ेंगे। एंड डिटर्मिनिंग लेवल ऑफ बेंचमार्क, बेंचमार्क का लेवल भी डिटर्मिन करना है, तो ये बेंचमार्क के बारे में पढ़ेंगे आगे क्या होता है। 3 चीज बोल दी, 3 चीज, तीनों में क्या अप्लाई करना है, प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करना। और ये आखिरी बात, लास्ट, मटेरियलिटी को जज करने के टाइम पे, while judging materiality, the significance of an item has to be viewed from different perspective। उसको अलग अलग तरीके से देखेंगे। क्या सर्कमस्टांसेस के हिसाब से है, क्या नेचर के हिसाब से है, क्या साइज के हिसाब से है, क्या यूजर के नीड के हिसाब से है, क्या। ठीक है, मटेरियलिटी ऑफ एन आइटम में बी जज बाय कंसीडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ द प्रॉफिट। जैसे उसका प्रॉफिट और लॉस पे क्या इम्पैक्ट है, अलग अलग तरीके से अपन देखेंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव से। ठीक है, क्या उसका P&L पे कोई इम्पैक्ट है, क्या उसका बैलेंस शीट पे कोई इम्पैक्ट है, क्या जिस कैटेगरी के खर्चे से बिलोंग कर रहा है उसके टोटल पे उसका क्या इम्पैक्ट है। जिस कैटेगरी के खर्चे से बिलोंग कर रहा है, खर्चे की कैटेगरी होती है ना P&L में, हाँ, एम्प्लॉय एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, हाँ, फाइनेंस कॉस्ट। तो जिस नेचर के खर्चे से बिलोंग कर रहा है, जिस कैटेगरी के खर्चे से, उसके टोटल में उसका क्या इम्पैक्ट है। जिस कैटेगरी के इनकम से बिलोंग कर रहा है उसके टोटल में उसका क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, एंड ऑन इट्स कंपेरिजन विद द करस्पॉन्डिंग फिगर, और प्रीवियस ईयर के कंपेयर में। ठीक है, चेक करेंगे, मतलब अलग अलग तरीके से उसको चेक करेंगे कि भाई ओवरऑल एक्सपेंस में उसका कितना शेयर है, जो कैटेगरी का खर्चा है। ठीक है, P&L पे उसका क्या इम्पैक्ट है, बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट है, टोटल पे क्या इम्पैक्ट है खर्चे और इनकम के, और कंपेयर करने में क्या फर्क पड़ रहा है। तो सबके हिसाब से चेक करके मटेरियलिटी कोई एक सिंपल ऐसा नहीं होता एक ही तरीके से अपन देख रहे हैं, उसको देखने के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं उसके। और लास्ट, अगर कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है किसकी, डिस्क्लोजर की, इट इज टू बी कंसिडर मटेरियल इन रेस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ अमाउंट।
अगर डिस्क्लोजर की कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हो तो उसे मटेरियल मानना है, भले ही जैसे कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 डिवीजन 1 में लिखा हुआ है क्या कि अगर सेल 50 सेल अगर मान लो 10 करोड़ है, 10 करोड़, तो 10 करोड़ का 1% होता है 10 लाख, 10 लाख होता है, ये क्या है 1%, 10 लाख है, तो 10 लाख और 1 लाख विच एवर इज हायर। कौन हायर है? 10 लाख हायर है। तो पहले तो ये काम कर लो बैठ करके, 1% लेके देख लो और 1 लाख देख लो कौन हायर है। अगर 10 लाख हायर है तो कोई भी चीज 10 लाख से बड़ी होती है तो अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है। कोई सा भी खर्चा है, कोई सी भी इनकम 10 लाख से बड़ी हो तो अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है। समझे बात? अगर मान लो सेल 10 लाख है, सेल 10 लाख है, तो उसका 1% 10,000, 10,000 और 1 लाख विच एवर इज हायर, 1 लाख हायर, तो 1 लाख के ऊपर कोई सा भी खर्चा है, कोई सी भी इनकम 1 लाख के ऊपर जा रही है तो सेपरेट डिस्क्लोज करना पड़ता है। ठीक है। अब इस केस में मटेरियल लेवल तुमने जो भी सेट किया हो ये तो मटेरियल कहलाएगा, 10 लाख से ऊपर जाने वाला मटेरियल कहलाएगा। और तो और 5% से ज्यादा शेयर होल्ड करने वाले लोग, जो 5% से ज्यादा शेयर रखते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बताना पड़ता है क्या, स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, वो कितना शेयर अपने पास रखते हैं, ये अलग से बताना पड़ता है। ये भी उसमें लिखा हुआ है कंपनी एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 के अंदर। जो भी शेयर होल्डर के पास 5% से ज्यादा शेयर हो उसके अलग से नाम दिए जाते हैं। तो ये तुम्हें सिर्फ एग्जाम्पल, बस ये खत्म हो गया, कुछ पढ़ा नहीं रहा। अभी जो पढ़ा है मैं उसको बता देता हूँ, एक बार एनुअल रिपोर्ट में दिखा देता हूँ। ये रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट है, खुल जाए तो अच्छी बात है, खुल गई, वाह हो गया। चलो ये दे रखा है इन लोगों ने अपन को, द डिटेल ऑफ शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन, ये रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, ये रिलायंस की मिल जाएगी गूगल पे, गूगल से डाउनलोड करिए, सब मिल जाएगी, कोई से भी साल की। ये कौन से साल की है? 22-23 की है। तो आ गया 5% से ज्यादा किसके पास शेयर है, प्रोमोटर का नाम भी लिखा हुआ है, शेयर का अमाउंट भी लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग भी लिखी हुई है। अभी ज्यादा दिमाग इस पे मत लगाओ, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम है नहीं, तुम मेरी सुनो अब, ठीक सुन लोगे? हाँ तो पूछो, फिर पूछो, क्या पूछ रहे हो? असल में क्या है बेटा, ये है, नाम बता रहा हूं, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, और रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड के पास शेयर है। कंपनी के शेयर खरीद सकती है, ये बात तुम्हें पता ही है। 45% की होल्डिंग है, अलग से दिखाना पड़ता है, इतना बता रहा हूं तुम्हें, समझ गया? अगर कंपनी ने नहीं दिखाया, अगर कंपनी ने नहीं दिखाया तो ये मटेरियल बात है क्या? हाँ, अगर मान लो किसी को बोल दे कि ये मटेरियल है, तो फिर तो तुम्हारा दिमाग चलाना ही नहीं है वहां पर, तुम्हारा कोई प्रोफेशनल जजमेंट को रखो साइड में, नेचर साइंस को रखो साइड में, बाहर में गया नेचर, बाहर में गई साइंस, लो ने बोल दिया ये मटेरियल है तो मतलब मटेरियल, खत्म हो गई बात। तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट और डिस्क्लोजर की, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट और डिस्क्लोजर की, तो फिर वो मटेरियल ही होगा, भले ही वो मटेरियल लेवल से कम हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल।